Hi dear students, I welcome you all in our next lecture regarding nitrogen family, which is from P block elements. And in this lecture, we are going to discuss reaction of nitrogen family with halogens. नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ वाला एलिमेंट आता है, वो सारे एलिमेंट्स कैसे हेलोजन्स के साथ रिएक्ट करते हैं एंड कौन कौन से हेलाइड्स, कौन कौन से कंपाउंड्स या कौन कौन से टाइप्स ऑफ हेलाइड्स वो बनाते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो बेटा, नाइट्रोजन फैमिली में एक तो नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ. ये सारे एलिमेंट्स जितने भी है, नाइट्रोजन से लेकर बिस्मथ तक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, ये सारे एलिमेंट्स नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं. और ये सारे एलिमेंट्स हेलोजन्स के साथ, हेलोजन्स में एक तो फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है, और एस्टाटीन जो है वो रेडियो एक्टिव है. ये सारे एलिमेंट्स, नाइट्रोजन फैमिली के सारे एलिमेंट्स इन हेलोजन्स के साथ रिएक्ट करते हैं. F2 के साथ, Cl2 के साथ, Br2 के साथ, I2 के साथ, इन हेलोजन्स के साथ नाइट्रोजन फैमिली के सारे मेंबर्स रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलाइड्स. और वो हेलाइड्स कौन कौन से टाइप्स के हैं वो मैं आपको बिना बता देता हूं. तो यहां पे मैं एक चीज करता हूं काम, नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं इनके बदले में M लिख लेता हूं. M may be any halogen atom. It may be nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony और bismuth. तो ये मैं 2 टाइम्स ले लेता हूं. ये हो सकता है N2 हो सकता है, फास्फोरस 2 टाइम्स, फास्फोरस 2 टाइम्स, आर्सेनिक, एंटीमनी या बिस्मथ हो सकता है. तो इनको जब हम हेलोजन्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं, हेलोजन्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं, हेलोजन्स में एक तो आता है फ्लोरीन, F2, Cl2 या Br2 ब्रोमीन आता है, या तो आयोडीन आता है. तो जब आप नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स को जब आप हेलोजन्स के साथ रिएक्ट करवाते हो तो यहां पे 2 तरह के कंपाउंड्स बनते हैं. व्हेन वी ट्रीट द एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली विथ हेलोजन्स, 2 टाइप्स ऑफ हेलाइड्स और कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड. वन, दे फॉर्म ट्राइहेलाइड्स. एक तो ये ट्राइहेलाइड्स बनाते हैं. नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं हेलोजन्स के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं ट्राइहेलाइड्स. और ये बनाते हैं पेंटाहेलाइड्स. जितने भी मेंबर्स नाइट्रोजन फैमिली के हैं वो सारे मेंबर्स हेलोजन्स के साथ रिएक्ट करते हैं, और हेलोजन्स के साथ रिएक्ट करके एक तो ट्राइहेलाइड्स बनाते हैं और पेंटाहेलाइड्स बनाते हैं. जो ट्राइहेलाइड्स होते हैं इनकी फॉर्मूला होती है MX3, जिसमें नाइट्रोजन फैमिली का कोई भी एलिमेंट 3 हेलोजन्स के साथ बॉन्ड बनाता है, लिंक हो जाता है 3 हेलोजन्स के साथ. और दूसरे जो पेंटाहेलाइड्स बनाते हैं, पेंटाहेलाइड्स की फॉर्मूला होती है MX5 वाले हेलाइड्स, जैसे PCl5 आएगा, या इसमें आएगा फॉर एग्जाम्पल SbCl5 या आर्सेनिक Cl5, या PF5 आएगा उसमें, या इसमें आएगा NF3, PCl3, AsCl3, SbCl3, BiCl3. तो कहने का मतलब यह है कि नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो हेलोजन्स के साथ जब भी रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म ट्राइहेलाइड्स एंड पेंटाहेलाइड्स. अब हम एक चीज काम करेंगे, हम देखते हैं कि इन नाइट्रोजन फैमिली के इन मेंबर्स में कौन कौन सा कंपाउंड स्टेबल ट्राइहेलाइड और स्टेबल पेंटाहेलाइड बनाता है, वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. लेकिन हेलोजन्स के साथ नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स एक तो ट्राइहेलाइड्स बनाते हैं और पेंटाहेलाइड्स बनाते हैं, और ट्राइहेलाइड्स पेंटाहेलाइड्स में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है वो हम देखते हैं. आई विल रब दिस ऑफ नाउ. यहां पे मैं सबसे पहले बात करता हूं नाइट्रोजन की. जो नाइट्रोजन है बेटा, इट रिएक्ट्स विथ फ्लोरीन एंड फॉर्म्स द ट्राइहेलाइड NF3. नाइट्रोजन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और जो ट्राइहेलाइड बनाता है उसका नाम होता है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड. नाइट्रोजन फॉर्म्स, एक चीज याद रखना, नाइट्रोजन खाली फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड. नाइट्रोजन ना तो क्लोरीन के साथ NCl3 बनाता है, ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं होता, ना तो ये NBr3 बनाता है, ये कंपाउंड भी एग्जिस्ट नहीं होता, अनस्टेबल होता है, और ना तो नाइट्रोजन 3 आयोडीन के साथ रिएक्ट करके Ni3 बनाता है.
नाइट्रोजन जो है ट्राई हैलाइड्स में खाली एक ट्राई हैलाइड बनाता है, वो है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, क्योंकि नाइट्रोजन और फ्लोरीन जो है अपने ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट्स है। नाइट्रोजन फैमिली में सबसे पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है, हेलोजन्स में सबसे पहला एलिमेंट फ्लोरीन है। तो इन दोनों का जो साइज होता है ऑलमोस्ट सेम साइज होता है। सेम साइज होने की वजह से नाइट्रोजन फ्लोरीन के साथ लिंक हो जाता है और एक स्टेबल ट्राई हैलाइड बनाता है NF3। लेकिन जब नाइट्रोजन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ कंबाइन करता है, यहां पे क्या प्रॉब्लम होती है, जो क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है, इन तीनों एलिमेंट्स का जो साइज है वो नाइट्रोजन से ज्यादा होता है और नाइट्रोजन का साइज छोटा। अब क्लोरीन बड़ा है, ब्रोमीन भी बड़ा है, आयोडीन भी बड़ा है। अब एक छोटा नाइट्रोजन तीन तीन बड़े क्लोरीन को, तीन तीन बड़े ब्रोमीन एटम्स को या तीन तीन बड़े आयोडीन एटम्स को होल्ड नहीं कर पाता। यहां पे क्या हो जाता है, स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाती है और बल्कीनेस हो जाती है। नाइट्रोजन तीन बड़े क्लोरीन को, नाइट्रोजन तीन बड़े ब्रोमीन एटम्स को या तीन बड़े आयोडीन एटम्स को होल्ड नहीं कर पाता। स्टीरिक हिंड्रेंस आ जाती है, बल्कीनेस आ जाती है मॉलिक्यूल में। तो इसलिए नाइट्रोजन ये तीनों कंपाउंड्स नहीं बनाता, ये खाली बनाता है NF3, क्योंकि नाइट्रोजन और फ्लोरीन का साइज जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का साइज छोटा है। लेकिन नाइट्रोजन क्लोरीन के साथ जब कंबाइन करता है, नाइट्रोजन ब्रोमीन के साथ जब कंबाइन करता है और नाइट्रोजन आयोडीन के साथ जब कंबाइन करता है, तो लारी साइज डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल में अनस्टेबिलिटी डेवलप हो जाती है। इसलिए नाइट्रोजन जो है वो ट्राई हैलाइड जो है नहीं बनाता है, एक्सेप्ट नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, फास्फोरस बनाता है PCl3, फास्फोरस बनाता है PBr3 बनाता है और फास्फोरस Pi3 बनाता है। फास्फोरस और इन हेलोजन्स का साइज जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए फास्फोरस तीनों तरह के हैलाइड्स बनाता है। सेम इज द केस विद आर्सेनिक, आर्सेनिक भी ये तीनों कंपाउंड्स बना पाता है और एंटीमनी और बिस्मथ वो तीनों ये कंपाउंड्स बना पाते हैं, क्योंकि हेलोजन्स के मेंबर्स जितने भी है नाइट्रोजन को छोड़ के, उनका साइज और हेलोजन का साइज जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो उनमें स्टेबिलिटी आ जाती है, वो तीनों तरह के ट्राइहैलाइड्स बनाते हैं। इन एडिशन टू दैट, नाइट फास्फोरस आल्सो फॉर्म्स PF3, क्योंकि फास्फोरस एक बड़ा एटम है तो फ्लोरीन छोटे हैं, तीन तीन फ्लोरीन एटम्स के साथ ये लिंक हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन वाहिद वो नाइट्रोजन फैमिली का वो एलिमेंट है जो खाली एक ट्राइहैलाइड बनाता है, वो भी फ्लोरीन के साथ, क्योंकि सेम साइज होता है ऑलमोस्ट नाइट्रोजन और फ्लोरीन का। और क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन के साथ नाइट्रोजन बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि साइज डिफरेंस आ जाता है और ट्राइहैलाइड्स नाइट्रोजन के अनस्टेबल हो जाते हैं। लेकिन जो ट्राइहैलाइड्स होते हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के, दे आर हाईली स्टेबल बिकॉज द साइज डिफरेंस जो होता है वो ज्यादा नहीं होता। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और हेलोजन्स का जो साइज डिफरेंस है वो ज्यादा डिफरेंट नहीं होता, तो इसलिए ये सारे ट्राइहैलाइड्स बना पाते हैं। एक और चीज मैं यहां पे बताता हूं कि जो ट्राइहैलाइड्स होते हैं MX3, चाहे आप NF3 ले लो, NF3 ले लो, चाहे आप PCl3 ले लो, चाहे आप SbCl3 ले लो, चाहे आप BiCl3 ले लो, जो भी ट्राइहैलाइड्स है, या AsBr3 ले लो, आप जितने भी ट्राइहैलाइड्स है, इन सारे ट्राइहैलाइड्स का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज pyramidal. All trihalides are having pyramidal shape just like that of trihydrides. ट्राइहाइड्राइड्स में भी pyramidal शेप होती है और ट्राइहैलाइड्स में भी pyramidal शेप होती है। जैसे आपको पता है ये M जो है, ये M कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट, ग्रुप 15 का एलिमेंट। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ हो सकता है। इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये आ गए 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 5 में से ये 3 इलेक्ट्रॉन हेलोजन एटम्स के साथ शेयर करता है, इट इज हेलोजन हियर, और यहां पे जो स्ट्रक्चर बन जाता है दैट इज कंप्लीटली pyramidal स्ट्रक्चर। सो ये जो ट्राइहैलाइड्स होते हैं, ट्राइहैलाइड्स नाइट्रोजन फैमिली के जो ये हेलोजन के साथ बनाते हैं, उन सारे ट्राइहैलाइड्स का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज pyramidal। सो ऑब्वियसली 3 बॉन्ड्स है और एक लोन पेयर है तो pyramidal स्ट्रक्चर ही आएगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। तो एक चीज यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि नाइट्रोजन जो है
वो ट्राई हैलाइड्स में खाली एक ट्राई हैलाइड बनाता है, और बाकी जितने भी कॉन्जिनर्स है नाइट्रोजन के, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, वो बहुत सारे ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं, और जिनका स्ट्रक्चर क्या होता है, पायरामिडल स्ट्रक्चर होता है। तो बात करते हैं पेंटाहेलाइड्स की, कि अब कौन नाइट्रोजन फैमिली का कौन कौन सा एलिमेंट पेंटाहेलाइड बनाता है। नाइट्रोजन फैमिली में पहले तो नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन कोई भी पेंटाहेलाइड, मैंने पहले कहा था कि हेलोजन्स के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन फैमिली वाले एलिमेंट्स पेंटाहेलाइड्स बनाते हैं, जिनकी फार्मूला होती है MX5। MX5 मैंने कहा था M जो है, इट कैन बी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। लेकिन अब जब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटली, ये जो नाइट्रोजन है ये बिल्कुल भी कोई पेंटाहेलाइड NF5 या NBr5 या NI5 या NCl5, ये कोई भी पेंटाहेलाइड बनाता ही नहीं है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन पांच हेलोजन्स के साथ रिएक्ट नहीं करता, भले ही वो फ्लोरीन ही क्यों ना हो, क्योंकि नाइट्रोजन छोटा है, छोटा एटम जो है नाइट्रोजन, पांच हेलोजन एटम उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, वहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा आ जाएगी, इसलिए जो नाइट्रोजन है ये पेंटाहेलाइड नहीं बनाता, बिकॉज ऑफ इट इज स्मॉलर साइज। एक रीजन तो ये है। दूसरा ये रीजन ये भी है कि अगर नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड बनाएगा, पेंटाफ्लोराइड, पेंटाक्लोराइड, पेंटाब्रोमाइड या पेंटा आयोडाइड, इसको 5 बॉन्ड्स बनानी पड़ेगी। लेकिन आपको पता है नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन फैमिली का पहला एलिमेंट है, पहले एलिमेंट में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते ही नहीं। जब वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल ही नहीं है नाइट्रोजन के पास, तो इसकी वैलेंसी 4 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकती है। तो इसीलिए हम कहते हैं ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ नाइट्रोजन इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। सो यहां पे मैं एक चीज लिख लेता हूं, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी एंड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एमपीटी डी ऑर्बिटल्स, नाइट्रोजन जो है इसमें कोई एमपीटी डी ऑर्बिटल नहीं होता, दैट इज व्हाई इट इज वैलेंसी डज नॉट एक्सीड मोर देन 4। 4 से ज्यादा बॉन्ड्स कभी बनाता ही नहीं है नाइट्रोजन। हाँ, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स बनाता है, कब? NH4 पॉजिटिव में, वहां पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नाइट्रोजन यूजुअली 3 बॉन्ड्स बनाता है, NF3 में, अमोनिया में 3 बॉन्ड्स बनाता है। लेकिन अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स बनाए, इसको अपना लोन पेयर डोनेट करना पड़ता है, तभी जाके NH4 बनाता है, NH4 पॉजिटिव बनाता है। लेकिन 4 बॉन्ड्स से ज्यादा बॉन्ड्स कभी नाइट्रोजन बना ही नहीं पाता, क्योंकि इसमें कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता ही नहीं है। सो सेम रीजन आप पेंटाहेलाइड्स के लिए भी असाइन कर सकते हो। नाइट्रोजन कोई भी पेंटाहेलाइड नहीं बनाता, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये 5 बॉन्ड्स बनाता ही नहीं है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि नाइट्रोजन छोटा एलिमेंट है, ये 5 हेलोजन एटम्स को होल्ड नहीं कर पाता, वहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा आ जाती है, और नाइट्रोजन के पेंटाहेलाइड सारे जो है वो अनस्टेबल होते हैं बेटा। सो बात करते हैं नाइट्रोजन के बाद जो एलिमेंट आते हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। मैं मेनली फास्फोरस की बात करता हूं। फास्फोरस जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, बनाता है एक पेंटाहेलाइड PCl5, MF5 आ गया, पेंटाक्लोर। Phosphorus reacts with chlorine, forms PCl5. In addition to that, it also forms PBr5. और ये आयोडीन के साथ जब रिएक्ट करता है बनाता है PI5। लेकिन ये PI5 जो है ना, ये अनस्टेबल होता है। ये अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है? क्योंकि आपको पता है आयोडीन जो है हेलोजन फैमिली का सबसे लास्ट एलिमेंट है। फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये छोटा है, ये छोटा एलिमेंट है फ्लोरीन, बड़ा है उससे बड़ा, और आयोडीन उससे भी बड़ा। 5 बड़े आयोडीन एटम्स फास्फोरस होल्ड नहीं कर पाता। यहां पे भी स्टीरिक हिंड्रेंस या बल्कीनेस आ जाती है मॉलिक्यूल में, क्योंकि अब फास्फोरस के साथ 5 बड़े आयोडीन एटम्स जब आते हैं ना, तो यहां पे बल्कीनेस हो जाती है मॉलिक्यूल में, या स्टीरिक हिंड्रेंस आ जाती है। हम कहते हैं कि फास्फोरस का PI5 वाला मॉलिक्यूल जो है वो अनस्टेबल है और ये एग्जिस्ट नहीं होता। यानी कि फास्फोरस जो है वो दो पेंटाहेलाइड आसानी से बना पाता है, एक तो PCl5 और PBr5। ये दोनों स्ट्रक्चर, ये दोनों कंपाउंड्स या पेंटाहेलाइड्स फास्फोरस आसानी से बना पाता है। ऐसी अगर हम आर्सेनिक की बात करें, आर्सेनिक के साथ भी सेम फंडा है, एंटीमनी बिस्मथ के साथ भी सेम फंडा है, सेम लॉजिक है कि वो पेंटाहेलाइड तो बनाते हैं। लेकिन एक चीज अगर मैं कहूं, अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेटस पढ़ी होगी नाइट्रोजन फैमिली की, जो हमने प्रीवियस लेक्चर दिया था, उसमें हमने कहा था एंटीमनी और बिस्मथ जो है they do not show +5 oxidation states, they do not show +5 oxidation states
वाई? बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये दोनों +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करते, तो ये अपने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कभी भी म्यूचुअल शेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं करते। ये हमेशा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इंस्टेड ऑफ +5। तो इनके पेंटाहेलाइड्स भी बेटा अनस्टेबल ही होते हैं। तो फास्फोरस के जो पेंटाहेलाइड है या आर्सेनिक के पेंटाहेलाइड जो होते हैं वो एग्जिस्ट होते हैं। नाइट्रोजन के पेंटाहेलाइड एग्जिस्ट नहीं होते। एंटीमनी और बिस्मथ के पेंटाहेलाइड भी अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उनमें एंटीमनी और बिस्मथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में एंटीमनी और बिस्मथ हाईली अनस्टेबल होते हैं, और एंटीमनी और बिस्मथ वो भी पेंटाहेलाइड्स नहीं बनाते। लेकिन बात करते हैं PCl5 की। PCl5 जो है, इसके बारे में यूजुअली कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, इसका स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है। PCl5 जो है, या कोई भी पेंटाहेलाइड ले लो, कोई भी पेंटाहेलाइड अगर आप लोगे, एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पे PCl5 ले लेता हूं। ये जो पेंटाहेलाइड्स होते हैं, जिनमें से मैंने मेन एग्जांपल ली PCl5, इनका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज ट्राइगोनल बाइपैरामिडल स्ट्रक्चर। ट्राइगोनल बाइपैरामिडल स्ट्रक्चर। मैं यहां पे स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूं। मैं जितने भी पेंटाहेलाइड्स होते हैं नाइट्रोजन फैमिली के, स्पेशली PCl5, इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं? ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। अब सर हम ट्राइगोनल बाइपैरामिडल स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? देख लो, मैं आपको एक ट्रिक समझा देता हूं। अगर आपको एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना हो, आप कैसे उसका स्ट्रक्चर और उस मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स बन सकते हैं, कितने लोन पेयर्स आ सकते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। देख लीजिए, फास्फोरस जो है यहां पे, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 5 लिख लो। प्लस क्लोरीन कितने हैं यहां पे? क्लोरीन 5 है, तो फिर से 5 ऐड करेंगे। प्लस एक क्लोरीन के पास, या ऐसे कर दो आप, सॉरी, फास्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, प्लस हमने 5 क्लोरीन एटम कर दिए ऐड। एक क्लोरीन एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? हेलोजन है ये क्लोरीन हेलोजन है, इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 17 है। 17, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 5 क्लोरीन एटम्स के पास कितने आएंगे? 5 into 7, सो द वैल्यू विल कम आउट टू बी 5 प्लस 5 7 35 प्लस 5, टोटल आएंगे 40 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस मॉलिक्यूल में टोटल 40 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। PCl5 मॉलिक्यूल में टोटल 40 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सर 40 कैसे है? एक तो 5 क्लोरीन है, और हर किसी क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 into 7 is 35, और फास्फोरस के 5, 35 प्लस 5, टोटल 40 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। तो हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। स्ट्रक्चर कौन सा है इसका? ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। अब ट्राइगोनल बाइपैरामिडल स्ट्रक्चर में फास्फोरस को हम सेंटर में रखेंगे। ये फास्फोरस है, और मॉलिक्यूल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 40 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 40 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? देख लो आप, ये एक बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन के साथ, क्योंकि 5 क्लोरीन है यहां पे, यहां से दूसरी बॉन्ड बनाएगा दूसरे क्लोरीन के साथ, और ये और एक बॉन्ड बनाएगा और एक क्लोरीन के साथ। ये मैं हटा देता हूं। अब देख लो, 3 क्लोरीन एटम्स आ गए, इनको हम ज्वाइन करते हैं बाय डॉट्स। ये बन गया आपका ट्राइगोनल प्लेन के कॉर्नर्स पे 3 क्लोरीन एटम्स है। इनको हम इक्वेटोरियल क्लोरीन एटम्स कहते हैं। इक्वेटोरियल क्लोरीन, दिस इज आल्सो इक्वेटोरियल क्लोरीन, and this is also equatorial chlorine. That means in case of PCl5, the 3 chlorine atoms are directed towards the 3 corners of trigonal plane with phosphorus in the center, and these chlorine atoms are called as equatorial chlorine atoms. अब कितने क्लोरीन है हमारे पास? 2 क्लोरीन है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल जो है वो PCl5 है। PCl5 में 5 क्लोरीन एटम्स होते हैं। हमने 3 क्लोरीन एटम्स को तो ड्रा कर दिया, अब 2 क्लोरीन एटम्स है। एक क्लोरीन एटम इसी ट्राइगोनल प्लेन को ऊपर से परपेंडिकुलर रहेगा ऐसे, और एक पीछे से परपेंडिकुलर रहेगा। अब जो ऊपर से, मैं यहां तो मैं बॉन्ड नहीं बना सकता हूं यहां, अब मैं बॉन्ड बना रहा हूं ऊपर की तरफ यहां पे, और एक बॉन्ड नीचे की तरफ में लिख रहा हूं यहां पे। ये देखो, अब ये दो क्लोरीन और ये क्लोरीन, दे आर परपेंडिकुलर टू द ट्राइगोनल प्लेन। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो इक्वेटोरियल क्लोरीन है, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 120 डिग्री। इसके और इसके बीच में भी एंगल, इसके और इसके बीच में एंगल भी होगा 120, इसके और इसके बीच में भी एंगल होगा 120 डिग्री। लेकिन ये जो ये वाला क्लोरीन है, ये इक्वेटोरियल प्लेन का पार्ट नहीं है। इट इज दैट क्लोरीन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द ट्राइगोनल प्लेन। इसके और इसके बीच में एंगल होता है 90 डिग्री,
और इसके बीच में भी होता है एंगल 90 डिग्री। तो यहां पे आपने देख लिया। अब देख लो ये बेस क्या बन रही है, बेस क्या बन रही है, ट्राइगोनल। ट्राइगोनल, इसी ट्राइगोनल बेस के ऊपर एक क्लोरीन परपेंडिकुलर है, वो मैंने यहां लिख लिया, और एक क्लोरीन पीछे से परपेंडिकुलर है। अब इसको हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे, इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे थ्रू डॉट्स। ये हमने इनको ज्वाइन कर दिया, इसको मैं इसके साथ ज्वाइन कर देता हूं, इसको मैं इसके साथ ज्वाइन कर देता हूं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्राइगोनल बाइपैरामिडल स्ट्रक्चर। ट्राइगोनल बाइपैरामिडल स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आ गया ट्राइगोनल बाइपैरामिडल स्ट्रक्चर। लेकिन ट्राइगोनल बाइपैरामिडल में जो क्लोरीन दो एटम्स है, इनको हम एक्शल क्लोरीन एटम्स कहते हैं। एक्शल क्लोरीन एटम्स, ये एक्शल क्लोरीन एटम्स है। तो PCl5 में कितने क्लोरीन एटम्स टोटल है? 5। 5 में से 3 क्लोरीन एटम्स दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स 3 कॉर्नर्स ऑफ इक्वेटोरियल प्लेन, and the 2 chlorine atoms are perpendicular to the trigonal plane, and those 2 chlorine atoms are called axial chlorine atoms, whereas the remaining 3 chlorine atoms which are directed towards 3 corners of equatorial plane, they are called as equatorial chlorine atoms. अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं यहां पे बताता हूं। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक है, एक इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक एक टेक्निक है जिससे हम मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर यानी कि उनका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल डिटरमाइन करते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक से देखा गया कि ये जो इक्वेटोरियल क्लोरीन है, इक्वेटोरियल क्लोरीन, ये जो 3 बॉन्ड्स बनाते हैं फास्फोरस के साथ, इनकी बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर। 154 पिकोमीटर। ये वाली बॉन्ड भी 154 पिकोमीटर, ये भी 154 पिकोमीटर, और ये वाली भी 154 पिकोमीटर। ये देखा गया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक। और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक से देखा गया जो 2 एक्शल क्लोरीन्स है, वो जो बॉन्ड्स बनाते हैं फास्फोरस के साथ, इनको हम एक्शल बॉन्ड्स कहते हैं, और एक्शल बॉन्ड्स की लेंथ कही गई दैट इज 158 पिकोमीटर। ये वाली बॉन्ड भी 158 पिकोमीटर, ये वाली बॉन्ड भी 158 पिकोमीटर। सो एज पर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन technique, there are 2 types of bonds in case of PCl5 molecule. One is equatorial and second one is axial. Equatorial bond is slightly shorter than the axial bond. ये देखा गया with the help of electron diffraction technique. और साथ में आपको एक चीज बताता चलूं, जो मॉडर्न कंसेप्ट है that is NMR technique. NMR technique, एनएमआर टेक्निक से देखा गया, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्निक। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्निक से देखा गया कि सारे क्लोरीन एटम जो है, सारे क्लोरीन एटम इक्वेटोरियल हो या चाहे एक्शल हो, एनएमआर टेक्निक एक मॉडर्न टेक्निक है। इससे देखा गया कि ये जो बॉन्ड्स है, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स या एक्शल बॉन्ड्स, इन सारी बॉन्ड्स की लेंथ सेम होती है। यहां पे कोई बॉन्ड बड़ी या छोटी नहीं होती। और साथ में एनएमआर टेक्निक से ये भी बोला गया ये एक्शल इक्वेटोरियल नाम इनको आप मत दो, क्योंकि ये क्लोरीन एटम्स जो है ये कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। इक्वेटोरियल क्लोरीन यहां जा सकता है, ये क्लोरीन यहां आ सकता है। दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, सो इट इज नॉट right to assign, give them different names, because the axial chlorine, it may be sometimes equatorial or equatorial may become axial, because these chlorine atoms continuously change their position. ये देखा गया with the help of NMR technique. तो ये कहा गया कि NMR technique के थ्रू कि यहाँ पे जो bond lengths है वो सेम डिफरेंट नहीं होती, वो सेम होती है, जो मॉडर्न टेक्निक के थ्रू देखा गया। बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द बुक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक को ही कंसिडर करते हैं, और वो कहते हैं कि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो है छोटी होती है और एक्शल बॉन्ड्स बड़ी होती है। तो आपको थोड़ा सा वो भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक के हिसाब से यहां पे 2 तरह की बॉन्ड्स होती है। तो ये तो बात हो गई इनके स्ट्रक्चर की। रादर इट इज नॉट ओनली PCl5, all the pentahalides of nitrogen family they are having trigonal bipyramidal structure. इसके बाद में बात करता हूं जो पेंटाहेलाइड्स होते हैं, पेंटाहेलाइड्स में जो ये M होता है, M में भी फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5। इन केस ऑफ पेंटाहेलाइड्स द सेंट्रल एटम M, it may be phosphorus, arsenic, antimony or bismuth, the central atom has oxidation state of +5, and जो +5 है वो नाइट्रोजन फैमिली की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इस पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में पेंटाहेलाइड्स हमेशा अनस्टेबल ही होते हैं। तो याद रखिएगा,
अगर आपसे पूछा गया नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स कौन कौन से हैलाइड्स बनाते हैं, एक तो ट्राई हैलाइड्स और पेंटाहैलाइड्स, और ट्राई हैलाइड्स और पेंटाहैलाइड्स में कौन सा हैलाइड अनस्टेबल होता है, दैट इज पेंटाहैलाइड, क्योंकि पेंटाहैलाइड में जो सेंट्रल एटम होता है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ, वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाते हैं और उसकी वजह से ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो ये चीज याद रखना कि पेंटाहैलाइड्स हमेशा अनस्टेबल होते हैं। इसलिए अगर मैं यहां पे PCl5 लेता हूं, PCl5 क्या स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस, अनस्टेबल। तो ये जब अनस्टेबल है, इसको अब जब भी हम हीट करते हैं PCl5 को, थोड़ा सा हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है, PCl3 रिलीज कर देता है और साथ में क्लोरीन गैस भी रिलीज कर देता है। PCl5 which is an unstable pentahalide, unstable pentahalide, because in this case phosphorus is in +5 oxidation state. इसको जो ही हम हीट करते हैं, within no time it releases chlorine gas and decomposes to form the stable PCl3, क्योंकि PCl3 में जो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है, +5 के कंपैरिजन में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, इसलिए PCl5 डिकम्पोज हो जाता है। सो याद रखना है PCl5 या जो भी पेंटाहैलाइड्स होते हैं उनमें जो सेंट्रल एटम होता है, because of +5 oxidation state that is unstable, that is why pentahalides upon heating decompose, they form trihalides with the release of the halogens। तो ये आपने देखा। अब मैं एक चीज बात करता हूं, यहां पे PCl5 की बात करते हैं। PCl5 को नाम दिया गया क्लोरीनेटिंग एजेंट। PCl5 is called as chlorinating agent। इसको क्लोरीनेटिंग एजेंट हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इसको हम हीट करते हैं ना, ये क्लोरीन रिलीज करता है और यही क्लोरीन फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं जहां पे भी हमें क्लोरीनेशन करनी हो। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, क्लोरीनेशन ऑफ फिनॉल, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड या क्लोरीनेशन किसी भी कंपाउंड की जब हम करते हैं तो हम यूजुअली वहां पे PCl5 यूज करते हैं, क्योंकि क्लोरीन जो है, क्लोरीन तो एटमॉस्फेयर में ज्यादा प्रेजेंट नहीं है, इसको हमें ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रिपेयर करना पड़ता है। सो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जब भी आपको क्लोरीन चाहिए होता है, आप इसी PCl5 को हीट करके डिकम्पोज करते हो इनटू PCl3, साथ में वहां पे जो क्लोरीन मिलता है यही क्लोरीन आप डिफरेंट क्लोरीनेशन रिएक्शन में यूज करते हो। दैट मींस PCl5 इज द सोर्स फॉर दिस मॉलिक्यूलर क्लोरीन, इसलिए इसको हम क्लोरीनेटिंग एजेंट भी कहते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। सो इसके साथ ही आपका जो आज का लेक्चर है जो था रिगार्डिंग दीज रिगार्डिंग द नाइट्रोजन फैमिली, जिसमें हमने देखा नाइट्रोजन फैमिली हेलोजन्स के साथ रिएक्ट करके एक तो ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं और पेंटाहैलाइड्स बनाते हैं। फिर हमने डिस्कशन किया कि नाइट्रोजन जो है वो खाली एक ही ट्राई हैलाइड बनाता है और पेंटाहैलाइड वो कोई बनाता नहीं। द मेन रीजन फॉर दैट इज one is the size of nitrogen, that is small, and in addition to that nitrogen does not have any vacant d orbital, because of that it is not able to form more than 4 bonds। और फिर हमने फास्फोरस की भी बात की, फास्फोरस पेंटाहैलाइड्स बनाता है, स्पेशली PCl5 या PBr5 या PF5 भी बना सकता है, लेकिन इसका जो PI5 वाला मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि फास्फोरस जो है 5 आयोडीन बल्कि आयोडीन एटम्स होल्ड नहीं कर पाता, वहां पे भी स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाती है। तो फिर हमने बात की पेंटाहैलाइड्स के स्ट्रक्चर की, जो स्ट्रक्चर होता है पेंटाहैलाइड्स का दैट इज ट्राइगोनल बाइपैरामिडल स्ट्रक्चर, और वहां पे हमने PCl5 के केस में एज पर इलेक्ट्रॉन रिफ्रैक्शन टेक्निक इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड्स देखी जिनकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग होती है, लेकिन NMR टेक्निक ने वो कहा कि इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सेम होती है, और साथ ही में ये भी कंसेप्ट दिया कि इक्वेटोरियल और एक्सियल क्लोरीन एटम्स कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन जो है इंटरचेंज करते हैं। सो इट इज नॉट वाइज टू गिव देम डिफरेंट नेम्स, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल, हम उनको सिंपली क्लोरीन एटम्स कहेंगे। और फिर हमने ये कहा कि पेंटाहैलाइड्स जो होते हैं वो यूजुअली अनस्टेबल होते हैं, बिकॉज पेंटाहैलाइड्स के केस में सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है, बिकॉज ऑफ दैट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम अनस्टेबल बन जाता है। दैट इज व्हाई these unstable pentahalides, whenever they are slightly heated, they decompose to give stable trihalides, and with that they also release some halogen atoms like PCl5. It is releasing chlorine gas, and that chlorine gas can be used in different organic reactions for carrying out the chlorination. That is why this PCl5 is called as a chlorinating agent. So with that we are ending this lecture now. Soon we will be coming with our new lecture regarding nitrogen family, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन फैमिली जो है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, वो एलिमेंट्स कैसे ऑक्सीजन
के साथ रिएक्ट करते हैं और कौन कौन से ऑक्साइड्स वो बनाते हैं, और फिर उन ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. टिल दैट कीप watching this lecture, note the important points and take good care of yourself. Khuda Hafiz.